चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, डेटा कैसे स्टोर होता है वो पढ़ लिया हमने। अब प्रोग्राम लिखने की बारी है। ये प्रोग्राम तुम लिखना शुरू करोगे। प्रोग्राम लिखने में भी काफ़ी सोच समझ के लिखना है कि कौन सा लाइन कहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी लाइन कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे पहले प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन तो हम लोग देखते ही थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देखते थे जितना कि अब देखेंगे। स्पार्क की जो प्रोग्रामिंग होगी उसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि लाइन्स ऑफ कोड कहाँ पे लिखा जा रहा है ना। इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो आज प्रोग्राम हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम है ना, तो स्पार्क का पहला प्रोग्राम लिखें। स्पार्क का पहला प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये देखना है कि स्पार्क प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या टूल वो देता है। तो देखो सबसे पहले स्पार्क कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स देता है। डेटा स्ट्रक्चर जैसे तुम पहले देखे हुए लिस्ट से सब परिचित हो। मैप, लिस्ट, एरे तो सब जानते होंगे है ना। सी जिसने भी किया है, C++ जिसने भी किया है, एरे तो सब जानते होंगे है ना। एरे जानते होंगे, स्ट्रक्ट जानते होंगे, यूनियन जानते हैं, इंट जानते हो। इंट क्या है ना। इंट x = 10, फ्लोट x = 2.5, जो भी। तो वो सब क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। वेरिएबल्स के साथ साथ वो डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे तुम डेटा रख सकते हो स्ट्रक्चर्ड वे में। उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है तुम्हारा, तो वो है C का, C++ का। अब हमें देखना है कि स्पार्क ने अपने लिए क्या डेटा स्ट्रक्चर अलग से दे रखा है जिसमें कि तुम डेटा रख सकते हो। रखने का एक अलग तरीका है इसमें, वो सब हम देखेंगे बाद में। इंटरनल आर्किटेक्चर उसका हम देखेंगे, जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका। लेकिन क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर है वो पहले देख लें। तो एक डेटा स्ट्रक्चर है RDD। इसमें हम लोग डेटा रखते हैं। कोई भी जो भी डेटा सेट जिस पे भी तुम्हें काम करना है, जिसको भी तुम्हें क्लीन करना है, जिस पे भी मैनिपुलेशन करना है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा है उस पे वो डेटा तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। देखो डेटा कितने तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, और एक हो सकता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा से सब वाकिफ हैं? यस और नो? सौरभ, स्ट्रक्चर्ड डेटा समझते हो? चलो, स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो भी RDBMS का डेटा अब तक तुमने देखा होगा, जो भी टेबल्स में हम रख सकें, जिसका रो और कॉलम डिफाइंड हो, जिसका डेटा टाइप डिफाइंड हो, वो सब स्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं है ना। उसका तो झंझट ही नहीं है हमारे पास। वो सब उसको संभालने के लिए तो हमारे पास पूरा का पूरा RDBMS उसी के लिए बना है। ओरेकल हो, MySQL हो, कोई सा भी डेटाबेस उठा लो, सब स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ही बने हैं। अब आ जाओ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में तुम्हारा कोई सा भी लॉग फाइल है, टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हम लिख दें जिसका कोई एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर नहीं है कि कौन सा कॉलम में हम क्या लिख रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो लिख रहे हैं। मान लो हम फेसबुक पे अपना किसी पिक के अगेंस्ट कमेंट डाल रहे हैं, वो क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। उसमें ना हम ये देख रहे हैं कि क्या एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, कुछ नहीं देख रहे हैं। बस जो मन हो रहा है वो लिखे जा रहे हैं। वो जो कमेंट है अपने आप में, या जो लॉग फाइल जो जनरेट होता है, उसमें भी कुछ मीनिंगफुल हमें निकालना पड़ता है, देख के निकालना पड़ता है। लेकिन वो उसका कुछ कॉलम और रो डिफाइंड नहीं होता है कि इस रो में और इस कॉलम में यही डेटा आएगा, इसी तरह का डेटा आएगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आएगा, या इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा।
कुछ भी आ सकता है, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड में है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे कि जो भी तुम रो और कॉलम में डिफाइन कर लेते हो, जिसका कि डेटा टाइप डिफाइंड नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफाइंड है, जैसे कि XML में जो भी डेटा पड़ा हुआ है तुम्हारा, CSV में अगर डेटा पड़ा हुआ है उसका रो और कॉलम डिफाइंड नहीं है, वो सब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में आएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड में तुम और सा भी क्या, CCTV फुटेज, कोई वीडियो फाइल है, कोई भी टेक्स्ट फाइल है, जो डेटा तो होल्ड करता है लेकिन वो रो और कॉलम में, डिफाइंड रो और कॉलम में नहीं रखता, तो वैसे डेटा को रखते हैं। खैर, तो इसी डेटा पे जब भी पूरा जो बिग डेटा का इकोसिस्टम है, इन्हीं डेटा के ऊपर काम करने का नाम है, इसी के लिए बना है बिग डेटा का इकोसिस्टम, है ना। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर डेटा अगर हमारे पास है तो हम उसको रखेंगे कहाँ। तो सबसे पहले रखेंगे हम लोग RDD में। कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो देखो सबसे पहले रख सकते हैं RDD में। ये RDD क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग डेटा होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद स्पार्क यहाँ पे देता है एक कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर ये देता है। कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर के बाद वो और भी बहुत सारे टूल्स देता है वो, जैसे स्पार्क सिक्वल, जैसे डेटा फ्रेम, डेटा सेट, तो ये सारे उसके टूल्स हैं जहाँ पे तुम डेटा रख सकते हो। स्पार्क सिक्वल में तुम सिक्वल स्टेटमेंट से सारे लिख सकते हो और उसके अंदर डेटा रख सकते हो, ठीक है। डेटा फ्रेम में भी तुम डेटा रख सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में, वो आगे चल के देखेंगे। डेटा सेट में भी तुम डेटा रख सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, RDD में ही सबसे पहले कोई सा भी अगर डेटा फ्रेम में, डेटा सेट में भी तुम डेटा रखोगे तो डेटा कन्वर्ट होकर तुम्हारा टूटेगा RDD में ही। हम लोग जो प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले RDD में लिखना शुरू करेंगे, उसमें डेटा रखना शुरू करेंगे और उस पर जो मैनिपुलेशन कर सकेंगे करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर स्पार्क सिक्वल में, स्पार्क फ्रेम में कैसे डेटा रखेंगे, डेटा सेट में कैसे रखेंगे, ये 3 चीज़ों को भी देखेंगे बाद में। पहले शुरुआत करेंगे RDD से। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिसमें भी हम डेटा रखें, स्पार्क अल्टीमेटली तोड़ के उसको लेके आएगा RDD में ही, भले ही हम रखें डेटा फ्रेम या डेटा सेट में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। अगर तुम डेटा फ्रेम और डेटा सेट में डेटा लिखते हो तो तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है पड़ेगा, क्योंकि स्पार्क उसको पास थ्रू करवाएगा ऑप्टिमाइजर से और वो कोड को ऑप्टिमाइज करके और फिर RDD में छोड़ेगा। लेकिन जब RDD में अगर कोई डेटा लिखोगे तो वो ऑप्टिमाइज तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? हाँ बोलो। बिल्कुल, हाँ अल्टीमेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इवन कि RDD भी जब हम सेशन से बाहर निकल जाएंगे, RDD में भी जो डेटा है वो हमारा निकल जाएगा, वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, SDFS में जाके स्टोर करना पड़ेगा। ये सेशन के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम RDD को। हाँ पर्टिकुलर सेशन है ना, है ना, सबका वो ये डिफाइंड है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन टाइप का होता है, कोई सेशन टाइप का होता है, कोई
कोई कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आता है, तो सबका ये डिफाइंड है, क्या बोलते हैं उसको, सबका लाइफ, हाँ लाइफ डिफाइंड है कि कहाँ तक कब तक वो एक्सेसिबल है ना। तो सबका हम वो धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। लेकिन ये आरडीडी भी कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है, इसको भी, इसमें भी जब डेटा तुम मैनिपुलेट करके जब फाइनल डेटा तुम्हारे पास आरडीडी में आ जाएगा तो उसको भी तुम्हें या तो हाइप टेबल में रखोगे या तुम एज इट इज़ उसको एसडीएफएस में जाके स्टोर कर दोगे, है ना, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है सौरभ, थोड़ा कम्युनिकेटिव रहो, है ना, इंटरेक्ट करो ज़्यादा। ठीक है, तो आरडीडी में पहला प्रोग्राम हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखो, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, शायद बिजी हो गए। ठीक है चलो, तो आरडीडी में हम लोग देख रहे हैं पहले। रिक्वेस्ट अप्रूव कर पा रहे हो क्या तुम अंकित वहाँ से? अच्छा नहीं, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ तो ठीक है, पहला प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं आरडीडी में। देखो पहले तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है हम लोगों को कि जो भी डेटा है तुम्हारा, मान लो कि कोई टेक्स्ट फाइल है, मान लो कि demo.txt है ना, ये जो फाइल है इसके अंदर जो भी डेटा होगा, जब हम उसको स्पार्क में लेके आएंगे, ये जब स्पार्क का जब विंडो, जो डेटाब्रिक्स का जो हमने दिखाया है नोटपैड नोटबुक, उसमें जब हम लिखेंगे तो पहले इसको लेके आना पड़ेगा हमें। लेके आने का मतलब है क्या कि इस नोटबुक के साथ क्या अटैच्ड है, SDFS, जो कि डेटाब्रिक्स में क्या कहलाता है, DFS, डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम। तो वो एक तरह से SDFS ही है। उसको पहले तुम्हें किस में लेके आना पड़ेगा, इसमें लेके आना पड़ेगा, है ना। उसको जब लेके आ जाओगे तो जो भी फाइल तुम लेके आए, मान लो कि यहाँ पे तुम demo.txt लेके आ गए, अब इस demo.txt का कोई फाइल पाथ होगा पूरा का पूरा, वो फाइल पाथ तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है। ये तुम्हारा नोटबुक है, ये है डेटाब्रिक्स का नोटबुक। अब जब तुम इसमें यहाँ पे लेके आ गए तो नोटबुक जो रन कर रहा है वो तुम्हारा क्लस्टर पे रन कर रहा है। क्लस्टर पे रन कर रहा है, अच्छे से सबको पता है कि क्लस्टर क्या है, इस तरह के क्लस्टर पे रन कर रहा है ना, इस तरह के क्लस्टर पे रन कर रहा है। और जब वो SDFS में आ गया, मतलब तुम्हारे क्लस्टर के नोड पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो हमने पढ़ा था कि ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस तरह से ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट होकर हर नोड पे चला गया। ठीक है, अब हमें ये दिमाग में जरूर रखना है प्रोग्राम लिखते वक्त कि हमारा डेटा एक जगह पे नहीं है, हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे है। कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे, कुछ डेटा यहाँ पे। वो हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, लेकिन इतना पता है कि वो हमारे दिए हुए क्लस्टर के ही किसी किसी नोड पे थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है ना। ये दिमाग में रखने से जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उस समय फ़ायदा होगा ऑप्टिमाइज करते वक्त, है ना। तो ये सब ध्यान में हमें रखना है। चलो अब पहला, हाँ क्लस्टर लेवल पे क्वेरी लिखना है, नोड लेवल पे नहीं। हाँ बिल्कुल, क्लस्टर लेवल पे लिखना है, नोड लेवल पे नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि ये लाइन अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्लस्टर पे रन करेगा। नहीं, ऐसे मत बोलो, तुम ये बोलो कि नोड पे डेटा पड़ा हुआ है अलग अलग। मतलब मेरा कहने का ये है कि डेटा तुम्हारा एक जगह पे नहीं है, डेटा अलग अलग नोड पे है, यानी क्लस्टर लेवल पे ही है। हाँ बिल्कुल, क्लस्टर लेवल पे डेटा पड़ा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर नोड पे नहीं पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर इस क्लस्टर में एक ड्राइवर नोड है, जो हमने देखा था वर्कर और स्लेव वाला, जो ये मास्टर नोड और स्लेव वाली जो बात कही थी, तो ये मास्टर नोड है, एक उसमें से होगा जो मास्टर नोड होगा, और बाकी जितने होंगे वो सब वर्कर नोड होंगे। ये सारे वर्कर नोड हैं, ये मास्टर नोड है। ये यही हैंडल करता है कि किस नोड पे कितना डेटा, किस नोड पे कौन सा डेटा है, कितना डेटा जाएगा वो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो तुमने कर रखी है, जो हमने पढ़ा है।
लेकिन किस नोड पे कौन सा डेटा है, इसका जो मेटा डेटा है, यानी इसका जो लेखा जोखा है, इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब पड़ी हुई है मास्टर नोड पे। मास्टर। तुम जो प्रोग्राम लिखोगे और जब सबमिट करोगे उसको, तो मास्टर नोड पे ही लिखोगे, उसको सबमिट करोगे, और वहाँ से उसका काम है वो बाकी नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारा काम नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन कौन से नोड पे क्या क्या डेटा पड़ा है, या हम उसको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे नॉर्मली। हम सिर्फ जानते हैं इस मास्टर नोड को, घर के मुखिया को जानते हैं, जो भी काम होगा हम उससे बात करेंगे, बाकी वो अपने फैमिली मेम्बर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को, उसका हेडेक है। बस वैसा ही है मास्टर नोड, है ना, जिसको हम एज नोड भी कहते हैं। बेसिकली जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और कहीं भी नॉर्मली हम लोग एज नोड से ही उसको इंगित करेंगे, है ना, एज नोड। ठीक है, ठीक है। अब ये बात तो हो गई डेटा वाली बात तो हो गई, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। बस अब दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जब भी तुम प्रोग्राम लिखोगे तो जो भी तुम फंक्शन यूज़ करोगे, जो भी लाइन ऑफ कोड तुम लिखोगे, उस लाइन ऑफ कोड को ये समझते हुए चलना है कि ये लाइन ऑफ कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, मास्टर नोड पे करेगा या वर्कर नोड पे करेगा। क्योंकि कुछ ऐसे लाइन्स ऑफ कोड होंगे तुम्हारे जो कि मास्टर नोड पे रन करेंगे, और कुछ ऐसे लाइन्स ऑफ कोड होंगे जो कि वर्कर नोड पे रन करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो, अब क्या है कि जैसे सी और सी प्लस प्लस में तुम जब प्रोग्राम लिखते होगे तो सब कुछ सारा वेरिएबल्स तुम्हें खुद ही बनाना पड़ता होगा, राइट। मतलब जैसे एक्स लिखा, वाई लिखा, जो भी वेरिएबल नेम है और जो भी डेटा है उस पर स्टोर कर दिया। सेशन का मतलब समझ में आता है कि सेशन क्या होता है? कोई बताओ। मतलब एप्लीकेशन लेवल सेशन होता है, नॉर्मल टाइम सेशन रहता है, जिसके अंदर हम लोग सपोज हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगी या पर्टिकुलर 20 मिनट्स तक वो है ना लाइव रहेगा आफ्टर दैट इट विल एक्सपायर। तो जो भी डेटा स्टोर हुआ तो वो जहाँ पे स्टोर होता है हम लोग उसको सेशन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस वेरिएबल में स्टोर होता है उसको सेशन कहते हैं, है ना, जिस डेटा स्ट्रक्चर में, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है एक तरह से। और वो क्या होता है, स्टेटलेस होता है। हमारा सेशन जब भी होगा वो स्टेटलेस होगा, एक यूज़र के लिए जो डेटा उसने दिया, फिर वही यूज़र अगर करेगा तो उसको नहीं पता कि किस यूज़र के लिए क्या है, तो वो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, स्टेटलेस होता है। यानी कि मेरा पॉइंट क्या है कि कुछ वेरिएबल्स हैं जो ऑलरेडी दिए हुए हैं सिस्टम के थ्रू, सिस्टम की तरफ से ये दिया हुआ वेरिएबल है सेशन। इस बात से एग्री करते हो, है ना? ये डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम का दिया हुआ है। तो उसी तरह से हमारे पास डेटा ब्रिक्स में भी कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं सेशन लेवल पे, जैसे एससी, ये वेरिएबल दिया हुआ है। हम अगर डेटा ब्रिक्स पे प्रोग्राम नहीं लिख रहे होते तो वी वुड हैव क्रिएटेड मैनुअली, पूरा लिखते टू गेट सेशन करके, जो सेशन लेने का जो हमारा पूरा कोड है वो लिखते। अदरवाइज इन डेटा ब्रिक्स इट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन एससी, ये तुम्हारा वेरिएबल बना के और उस पर सेशन ऑब्जेक्ट डाल के दिया हुआ है, तुम उसको यूज़ कर लो बस, ठीक है। तो अब एससी वेरिएबल हमने लिया और इसके अंदर एक इसका जैसे डॉट करके और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे तो उसका पूरा सजेशन आ जाएगा, सजेशन बॉक्स खुल जाएगा। तो उसमें एक है टेक्स्ट फाइल, और इस टेक्स्ट फाइल में जो तुम्हारा ये डेमो का जो पाथ है वो यहाँ पे डालोगे और इसको तुम यहाँ पे किसी वेरिएबल पे ले लोगे, आरडीडी पे मान लो ले लिया। अब ये आरडीडी पे तुम्हारी पूरी की पूरी फाइल आ गई, है ना, पूरी फाइल आ गई। फ्रेश लिखता हूँ, इसी प्रोग्राम को फ्रेश लिख रहा हूँ। ये फाइल है तुम्हारा, इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वही वाला फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग।
word डॉट txt फाइल है। अब हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, मोबाइल RDD, इस पे रीड कर रहा हूँ मैं sc डॉट टेक्स्ट फाइल पाथ जो भी कॉपी करके निकालोगे इसका। उसके बाद हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग इन द सेंस, ये मेरा पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में ये रखना पड़ेगा कि एक एक लाइन को उठाएंगे हम। ये RDD से डिनोट हो रहा है ना? ये पूरा RDD पे है, मतलब ये पूरा का पूरा RDD पे है। और जब हम एक्सेस करेंगे RDD को तो एक बार में वो पूरा एक लाइन देगा, एक बार में वो एक लाइन देगा, है ना? तो उसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है, मैप करना है, यानी एप्पल इस तरह से उसे कन्वर्ट करना है हर वर्ड को। इस तरह से लेके जाना है। इसके लिए फिर नेक्स्ट लाइन क्या होगा, इस आउटपुट को पाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो फाइल है वो RDD पे आ गया, तो RDD करेंगे और डॉट मैप कर देंगे। जैसे ही मैप करेंगे तो ये x जो वेरिएबल है इस पे एक एक लाइन टूट के आएगा, है ना? एक एक लाइन टूट के आएगा, मतलब ये x का मतलब ये पूरा का पूरा ये एक लाइन हुआ, x डॉट स्प्लिट। किस बेसिस पे स्प्लिट करना है उसको, कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करना पड़ेगा सारे डेटा को, है ना? अब तुमने स्प्लिट कर लिया डेटा को, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रही है बात, मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. अंकित, अंकित, हाँ सर, स्प्लिट कर रहे हैं सर। हाँ अंकित, किस बेसिस पे स्प्लिट किया है? कॉमा के बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट है, हमने किया है कॉमा के बेसिस पे, यानी जहाँ भी कॉमा मिलेगा वो स्प्लिट कर देगा वहाँ से, है ना? अगर ये कॉमा नहीं होता, सिर्फ स्पेस होता, तो हम इसे स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर रहे होते, है ना? इस बेसिस पे हम, वो हमें फाइल को देख के समझना पड़ेगा कि किस बेसिस पे हमें स्प्लिट करना है, ठीक है? ये हो गया। अब ये स्प्लिट हो गया, है ना? अब उसके जब स्प्लिट हो गया तो एप्पल तो तुम्हें मिल गया। अब उसके साथ तुम्हें क्या करना है कि वन को वन मैप कराना है ना? थोड़ा इसको और नीचे कैसे लिखें, रुक जाओ। ये दिख रहा है ना सबको? वेल हाँ, मैप्ड RDD। तो ये RDD लिखोगे यहाँ पे, डॉट मैप मैप। हाँ, अब ये x आ गया यहाँ पे, x डॉट स्प्लिट हो गया। जगह ही नहीं बन रहा, इसी में लिखता हूँ। अब क्या करना है कि उसको x को मैप कराना है ना? तो यानी कि x, 1, ये दो बार ये जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, ये वाला रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। जब ये मिल गया, है ना? यहाँ पे मैं फंक्शन इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं कि मैप का मतलब है कि x का मतलब ये है एक लाइन, और मैप का मतलब है कि उसको तोड़ना है, इसको एक लाइन को तोड़ देगा, मैप कर देगा, है ना? और जब तोड़ देगा तो तुम्हारे पास ये इस तरह से इस फॉर्मेट में डेटा आ गया। अब जब इस फॉर्मेट में आ गया तो उसके लिए उसको रिड्यूस करना है, तो तुम्हें तो रिड्यूस बाय की का एक फंक्शन होता है, रिड्यूस बाय की। और यहाँ पे x और y
अब ये समझना है हमें कि ये x क्या है और ये y क्या है। तो x और y, x जो भी पहला की मिलेगा उसको वो डिनोट करेगा x से, यानी ये पहला की मिला हमें, और y डिनोट करेगा कि जो सिमिलर की दूसरा कहीं भी मिलेगा उसको y से डिनोट करेगा। ये वाला x मतलब ये वाला पार्ट, y मतलब इसका की यानी ये वाला पार्ट, और इसको फिर इम्प्लाइज दैट, ये प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूँ, और x प्लस वाई करोगे यहाँ पे, यानी कि ये x प्लस वाई का मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू है वो प्लस y की जो वैल्यू है वो, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। देखो ये सेकेंड पार्ट, ये वैल्यू पार्ट है ना, ये की पार्ट, एप्पल की पार्ट है, वैल्यू पार्ट 1 है, एप्पल यहाँ पे की पार्ट है 1, इसकी वैल्यू है, ऑरेंज की पार्ट है, वैल्यू इसकी 1 है। इस तरह से ये सबका ये की है, ये वैल्यू है। तो ये जो x है, यहाँ वाला जो x है और y वो की पार्ट को डिनोट करता है, और यहाँ वाला जो x और y है ये वैल्यू पार्ट को डिफाइन करता है, नहीं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, ये तुम्हें देगा, ये जो रिजल्ट देगा ये एप्पल कॉमा 2 इस तरह से देगा। समझ रहे हो बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी सर। हाँ बोलो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी। प्रोग्राम लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है।